हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट साइंस का, केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। बायोलॉजी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग जो है वो केमिस्ट्री के 3 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। आप लोगों को बायोलॉजी की कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को हाथों हाथ जो है वो इसकी कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि मैं मेरे जो नोट्स है वो उसका सोर्स होता है वो हमेशा एनसीईआरटी ही होता है, और इसका जो सोर्स है वो भी एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक, यानी जब दो क्रियाकारक आपस में मिलते हैं। क्रियाकारक बोलो या अभिकारक बोलो, दोनों सेम है। क्रियाकारक और अभिकारक दोनों मिलकर जब नए पदार्थ यानी कि उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है तो माना जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो ही मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थों के मध्य के रासायनिक बंध टूटते हैं और बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, पदार्थ के तापमान में गैस, ऊष्मा आदि का उत्सर्जन भी होता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण के। रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रतीक जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl। तो इन दोनों के मिलने से क्या हो गई, ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। और अभिक्रिया होने से क्या बन गया, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हम लोगों ने इसको प्रतीकों के रूप में लिख दिया, जिसको ही हम लोग रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखे हैं, कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि ये रासायनिक समीकरण बन जाती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक नोट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यानी कि द्रव्यमान न तो बनेगा न ही फिनिश होगा, इसलिए जरूरी है कि हम खुद उसको संतुलित करके चलें। आगे देखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। कैसे रहता है, जैसे यहाँ पर जिंक है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो ZnSO4 और H2 यानी कि जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन बन जाता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान सेम है, कैसे है वो देखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ जिंक है तो एक है, यहाँ पर भी जिंक एक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर SO4 एक है, यहाँ पर भी SO4 क्या है, एक है। तो द्रव्यमान दोनों क्रियाकारक और उत्पाद दोनों में इसका जो द्रव्यमान है वो क्या रह गया, समान रह गया। तो ये जो होती है वो इसकी एक तरीके से विशेषता हो सकती है। अब हम लोग इसकी कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा क्रियाकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या, उसका द्रव्यमान, उसकी भौतिक अवस्था, उसका ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की सबकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा अभिक्रिया के ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी होने की भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कैसी है, ऊष्मा का अवशोषण कर रही है, ऊष्मा का त्याग कर रही है, क्या है उसमें, तो उन सब की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। देखिए, हर चीज की अपनी एक विशेषताएं होती है तो उसकी कुछ अपनी कमियां भी होती है। अब रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं, इसकी क्या कमियां हैं, कि यह अभिक्रिया के पूर्ण होने की यानी पूर्णता की जानकारी नहीं देती है। ताप, दाब, उत्प्रेरक अवस्था वो सब तो बता रही है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी ये भी बता रही है, लेकिन फिर भी ये क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता की जानकारी नहीं देती है। तो ये इसकी क्या हो जाती है,
कमी हो जाती है, सीमा हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन-कौन से हैं। सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है योग, यानी कि संयोग, योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं हम। यानी कि 2 क्रियाकारक जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में मिल जाते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एक उत्पाद वहाँ पर बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे होता है? 2 उत्पाद, जैसे देखिए यहाँ पर 2 उत्पाद मिल रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। जैसे कि CaO, यानी कि जिसको हम बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये सॉलिड होता है, इसीलिए यहाँ पर पास में मैंने S लिखा है। और यहाँ पर अगर आगे हम लोग देखें तो ये इसकी क्रिया हो जाती है जल से, यानी कि 2 क्रियाकारक आपस में मिल जाते हैं। जल जो होता है लिक्विड होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने L लिखा है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल, इन दोनों के आपस में अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, जो एक्वस फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ पर AQ लिखा है। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी कि जो चूना है, चूने के अंदर पानी है, तो जलीय है और विलयन भी है, तो जलीय विलयन जिसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। एक्वस और लिक्विड, इन दोनों में अंतर होता है। ये बुझा हुआ चूना होता है और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। याद रखिएगा, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, इन दोनों के सूत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें ऊष्मा निकलती है। तो ये हो जाती है संयोजन अभिक्रिया। अब हम कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं कि चूने के विलयन का उपयोग जो होता है वो दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के विलयन, चूने का विलयन यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग किसमें करते हैं? दीवारों पर पेंट करने के लिए करते हैं, यानी चूना जो है वो लगाया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ में धीमी धीमी गति से अभिक्रिया कर लेता है और दीवारों पर किसकी परत बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है CaCO3 की परत बना लेता है, जिससे दीवारों पर क्या होती है? चमक आ जाती है। तो ये अभिक्रिया कैसे होती है? ये अभिक्रिया ऐसे होती है कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस है, CO2 जो गैस है, इसके साथ में अभिक्रिया कर लेता है, और ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है और जिसको संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण कर लेता है। तो पूछ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का अन्य नाम, तो संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या बन जाता है? जल, जिसको लिक्विड कहते हैं। ये याद रखिएगा, दीवारों पर चमक आने का क्या रीजन है, और ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कोयले का दहन हो गया। कोयले का दहन होता है जैसे कार्बन और O2, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। कार्बन जो सॉलिड है, O2 जो कि गैस है, ये दोनों मिल जाते हैं और CO2 का निर्माण कर लेता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर H2 जो गैस है और O2 जो गैस है, ये दोनों मिल जाते हैं और जल का निर्माण करते हैं, जैसे H2O2 आपस में मिलके जल यानी कि लिक्विड फॉर्म बनाते हैं। आगे और देख लेते हैं Mg जो सॉलिड है, O2 जो गैस है, ये दोनों मिलते हैं तो MgO बना लेते हैं, सॉलिड बना लेते हैं। तो ये दोनों, इसमें क्या हो रहा है? 2-2 क्रियाकारक आपस में मिल रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। 2 क्रियाकारक मिल रहे हैं, एक उत्पाद, यानी कि 2 जो क्रियाकारक होते हैं आपस में मिल जाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा निकलती है, एक्स होती है, वहां पे बाहर निकलती है, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग मेथेन भी बोलते हैं, जैसे CH4, उसके बाद में O2, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो CO2 निकलती है और जल निकलती है, साथ में ऊर्जा भी क्या हो रही है? निकल रही है। तो ऊष्मा निकलना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट के, श्वसन भी एक तरीके की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका हम श्वसन का जो है वो देख लेते हैं, किस तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज जो एक्वस फॉर्म में होता है, O2 के साथ में ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, CO2 और H2O का निर्माण करते हैं, यानी कि और साथ साथ में इसमें भी ऊर्जा निकलती है। तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। तीसरा देखते हैं साग सब्जियां, यानी कि जो वनस्पति द्रव्य होते हैं वो भी विघटित होते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, वो भी ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, उसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो सारी चीजें है ना, ये सारे एग्जाम्पल एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पेपर बनेगा तो इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
एंडोथर्मिक क्या होता है? जिन रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है, एंडोथर्मिक यानी कि ग्रहण करना, तब ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है। कैसे होती है? जैसे CaCO3, तो ये क्या होता है, इसमें दो उत्पाद बन जाते हैं और ये ऊष्मा को ग्रहण करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा को ग्रहण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 उड़ जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड रह जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग CO2 और H2O जो सूर्य के प्रकाश यानी ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश यानी ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं, एनर्जी को ले रहे हैं, तो ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H12O6। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जल यानी H2O में थोड़ा कलमी शोरे, कलमी शोरे का जो सूत्र है याद रखिएगा, KNO3 का महीन चूर्ण या फिर यूरिया को डालते हैं तो तापमान कम हो जाता है, जिसमें जिसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि N2 ये हो गया आप लोगों के, ये भी जो लाइन है ना, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है ना। आगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे N2 और O2 जो ऊष्मा के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन और सल्फर आपस में अभिक्रिया करते हैं, ऊष्मा की उपस्थिति में CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। ये हमारी पहली अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होती है, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, यानी एक उत्पाद टूट गया, दो उत्पाद बन गए। उसमें दो उत्पाद बन रहे थे, एक उत्पाद दो उत्पाद जुड़ रहे थे, एक उत्पाद बन रहा था। इसमें दोनों उत्पाद जुड़ रहे हैं, दोनों उत्पाद बन रहे हैं और एक उत्पाद टूट रहा है, यानी वियोजन हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थों में वियोजन अभिक्रिया के लिए ताप, विद्युत प्रकाश आदि सारी क्रियाएं जो होती है वो उत्तरदायी होती है। यहाँ पर एक उत्पाद है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, जो ऊष्मा ग्रहण करता है और ऊष्मा की उपस्थिति में Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, SO2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड और SO3 यानी कार्बन ट्राइसल्फाइड का निर्माण करता है। यहाँ पर अगेन से एक उत्पाद है जो दो उत्पाद बना रहा है, जैसे चूना पत्थर CaCO3 ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा को ग्रहण करके CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना और CO2 यानी कि ऊष्मीय अपघटन का निर्माण करता है। ऊष्मीय ये जो अभिक्रिया होती है उसको ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, जैसे PbNO3 का हॉल्ट वाइज, जिसको लेड नाइट्रेट का जो सूत्र है वो आप लोगों के जो रीट 2022 यानी जब मैंने पेपर दिया था उस परीक्षा में ये वाला सवाल बना था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र आप लोगों से पूछे जाते हैं और सूत्रों के रिगार्डिंग जो क्लास है वो मैंने प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। ये भी ऊष्मा की उपस्थिति में क्या करती है, PbO यानी लेड ऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसमें भूरे रंग का धुआं निकलता है और ऑक्सीजन बनती है। चौथा आ जाता है विद्युत अपघटन, यानी कि ये भी अपघटन अभिक्रिया का प्रकार है। इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, यानी कोई भी यौगिक होता है वो द्रव अवस्था में है तो उसको क्या करेंगे, उसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अपघटित हो जाती है। जैसे हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर जल, विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये H2O2 में परिवर्तित हो गया। NaCl है जो साधारण नमक है, विद्युत धारा प्रवाहित करी तो Na और Cl2 में बदल जाता है। जैसे AgCl है, AgCl क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड होता है जो सफेद रंग का होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 में परिवर्तित हो जाता है। आगे और एक नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि श्वेत कलर का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये श्वेत रंग का जो क्लोराइड होता है सिल्वर क्लोराइड, ये दूसरा यानी कि ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम AgBr, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगेन से दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, एक Ag और एक Br2। ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोट्स में बताई हुई एक एक चीज जो है वो एनसीईआरटी से ली हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है सारी चीजें। आगे देख लेते हैं हम लोग और एक नोट पॉइंट, वियोजन अभिक्रिया में क्रिया कारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश विद्युत की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, इसीलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, BaOH का हॉल्ट वाइज को अमोनियम क्लोराइड से मिलाते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषण होने के कारण परत नली टूट जाती है, यानी वो इतना गर्म हो जाता है कि परत नली खुद टूट जाती है। तीसरी अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ जो है वो रिप्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं यौगिक। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व जो होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर लेगा। भाई अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा, जैसे कि कोई होता है, कोई ऐसा तत्व है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है तो वो कम वाले को तो दबाएगा, उसको हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, विस्थापित कर लेगा उसको। जैसे कि Fe हो गया,
Fe हो गया जो सॉलिड होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट जो Fe जैसे ये Cu है, जैसे ये Fe है तो ये ज्यादा स्ट्रांग है Cu से, तो ये क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, ये Fe यहाँ आ जाएगा क्योंकि Fe ज्यादा क्रियाशील है, Cu को हटा देगा क्योंकि Cu जो है कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, तो FeSO4 और Cu बन जाएगा। FeSO4 को आयरन सल्फेट भी कहा जाता है। दूसरा और एग्जांपल है Zn जो CuSO4 के साथ में अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट। यहाँ पर Zn ज्यादा क्रियाशील है, जो Cu को हटा देगा तो ZnSO4 बन जाएगा जिंक सल्फेट, और Cu अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। आगे और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं Pb यानी कि लेड जो Cl2 यानी कॉपर क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है, यहाँ पर Cu अगेन से हट जाएगा, PbCl2 लेड क्लोराइड और Cu का निर्माण करेगा। यहाँ पर जिंक और लेड जो होते हैं वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील रहते हैं। हम तीनों में एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तीनों ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर Fe, Zn और Pb तीनों ही क्या होते हैं, ज्यादा जो होते हैं वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये कॉपर को उसकी यौगिक से विस्थापित कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग द्विविस्थापन। जैसे विस्थापन में एक जो क्रिया कारक था वो विस्थापित हो रहा है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो कारक विस्थापित होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और पूछे भी गए हैं। जब मैं इसके प्रीवियस ईयर कराऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो लाइनें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी दोनों जो आयन होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तत्व जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 सल्फ ये सोडियम सल्फेट है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के साथ में। अभी यहाँ पर देखिए ये जो Ba है ये SO4 के साथ में अभिक्रिया कर लेगा, और ये जो Na है वो Cl के साथ में अभिक्रिया कर लेगा, तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और NaCl2 सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से दो दो जो होते हैं वो दो दो जो आयन होते हैं उनका इंटरचेंज होता है, दो तत्वों का इंटरचेंज यहाँ पर हो जाता है। अब एक आगे एक और नोट पॉइंट देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में अवशेप यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर अवशेप बना है BaSO4, यहाँ इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको अवशेपण अभिक्रिया बोलते हैं। भाई अवशेप का निर्माण हो रहा है, अवशेप का मतलब होता है व्हाइट कलर का चूना टाइप में हम लोगों को कुछ प्राप्त होता है जिसको अवशेपण अभिक्रिया बोलते हैं, जो कि जल में अविलय होता है, जल में विलय नहीं होता है, जल अलग हो जाता है, ये अवशेप अलग रहता है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। AgNO3 यानी सिल्फर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl के साथ में अभिक्रिया करके AgCl और KNO3 यानी सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके CaOH का वोल्ट वाइज यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। आगे हम लोग देख लेते हैं उपचयन यानी ऑक्सीकरण। उपचयन जिसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, और अपचयन अभिक्रिया जिसको रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का मतलब होता है जो ऋण, भाई ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लगता है ना, तो ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है वो हाइड्रोजन जो होता है उसके हमेशा प्लस लगता है उसके ऊपर, तो H+ का निष्कासन होता है, यानी जहां ऑक्सीजन जुड़ती है हाइड्रोजन निकलती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तत्व की धन संयोजकता में वृद्धि होती है। भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन संयोजकता में वृद्धि होगी, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, MgO2 के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, MgO का निर्माण ऑक्सीजन का योग। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, तापन हो रहा है, और CuO यानी कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन के साथ में कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड की सेकंड की काली परत जम जाती है, यानी कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो कॉपर जो होता है वो काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड सेकंड की परत जम जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो कॉपर की जो परत होती है वो काली हो जाती है उसको वायु में खुला रखने पर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड सेकंड की परत जम जाती है। तीसरा और एग्जांपल H2S ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन जुड़ रही है, H2O और OS ऑक्सीजन H2O और सल्फर का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकल जाना ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे देख लेते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग यानी हाइड्रोजन का जुड़ना है, हाइड्रोजन यानी धन विद्युतीय होता है, H+ होता है, धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, ऑक्सीजन या फिर
ऑक्सीजन या फिर जो ऋण विद्युतीय तत्व होता है वो बाहर निकलता है। ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया में तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात संयोजकता में कमी है। भाई कमी है तभी तो वो ग्रहण करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं H2O HgO होता है, तो यहाँ पर HgO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो Hg और O2 ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया। KClO3 यहाँ पर भी ऑक्सीजन डिडक्ट हो जाएगी, HCl और O2 तो ऑक्सीजन अगेन से निकल रही है। आगे आता है H2 और Cl2, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का योग भी क्या होता है, ये भी अपचयन अभिक्रिया होती है। CuO प्लस O2 यहाँ पर तापन होता है, Cu और H2O यहाँ पर भी हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो बार बार रिवाइज करिएगा तो आप लोगों के डाउट्स इसको लेकर क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के। Ki जो होता है वो Cl2 ही। अब यहाँ पर न तो ऑक्सीजन है और न ही यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कैसे होगा, तो कोई भी अगर धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है तो उसको ऑक्सीकरण ही बोलते हैं। तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो धन विद्युतीय तत्व K है, और उसका यहाँ पर धन विद्युत K जो होता है वो प्लस होता है, I जो होता है वो माइनस होता है ना। तो यहाँ पर जो होता है वो धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, अतः यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दोनों ही यहाँ पर H2S और Cl2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, HCl और सल्फर। जैसे Cl2 है और Mg प्लस है, तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का योग यानी कि जो Mg और Cl जो है वो आपस में मिल जाते हैं, MgCl2 बनाते हैं, तो धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, उसको भी हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण, जैसे सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये ऑक्सीकरण है। Cl जो होता है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे देख रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि जब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक साथ साथ चलती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगा। जैसे CuO H2 के साथ में अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर H2O जो होता है निकल रहा है और Cu जो है वो निकल रहा है और ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कैसे हो रही है अभिक्रिया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रही है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ZnO कार्बन के साथ में अभिक्रिया करता है। जब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है यानी कि अपचयन। आगे और देख लेते हैं, यहाँ पर Na और Cl2 आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 2Na और Cl बना लेता है यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑक्सीकरण, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीकरण का मतलब है यहाँ पर जो ऋण आवेश है, यानी कि जो ऋणावेश है वो निकल रहा है, और यहाँ पर जो है वो त्यागना की जगह जुड़ना हो जाएगा। यही देख रहे थे ना, एक बार हम लोग ऊपर से कंफर्म कर लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया का मतलब जो है वो धन विद्युतीय तत्व का योग, बिल्कुल यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का योग जो है, धन विद्युतीय तत्व जो है वो जुड़ रहा है, यानी ऑक्सी, यहाँ पर एक बार वापस से देखेंगे हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को, हम लोग एक बार वापस से देख लेंगे यहाँ पर, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और इसको लेकर जो भी कंफ्यूजन है ना, उसको मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में भी राइट कर दूंगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण, और धन विद्युतीय तत्व का जो योग होता है वो अपचयन होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम के साथ में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है ना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है। जैसे यहाँ इसका कहा गया एग्जाम्पल, ये सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन का त्यागना निष्कासन है, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यहाँ त्यागना की जगह ग्रहण आ जाएगा, है ना। बस इतनी सा बात आप लोग याद रखिएगा, त्यागना की जगह ग्रहण आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो यहाँ पर त्यागना की जगह ग्रहण लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होता है। यानी कि जिस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, तो जिस तत्व का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, और वो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होता है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, जैसे CuO और H2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है यानी कि अपचयन की अभिक्रिया ऑक्सीकारक, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है यानी कि ऑक्सी कारक हो जाता है, और ऑक्सीकरण यहाँ पर अपचायक की अभिक्रिया हो रही है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है।
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर ऑक्सीकारक होता है वह अपचयन की अभिक्रिया होती है, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये भी अपचायक की तरह काम यहाँ पर करेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग तीव्र और मंद अभिक्रिया। तीव्र और यानी कि स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं तीव्र अभिक्रिया। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि तीव्र अभिक्रिया क्या क्या होती है। वे अभिक्रिया है जो 10 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है, यानी 10 की घात -10 सेकंड में पूरी हो जाती है। ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रिया यानी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य होती है, यानी तेज फटाफट होने वाली अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे AgNO3 अभिक्रिया कर रहा है HCl के साथ में तो AgCl और HNO3 यानी श्वेत अवक्षेप का निर्माण करता है। NaOH जो होता है वो HCl के साथ में अभिक्रिया करता है, NaCl व H2O का निर्माण करता है। ये जो अभिक्रिया होती है वो बहुत फास्ट होती है। उसके अलावा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग मंद अभिक्रिया। भाई नाम से ही पता चल रहा है, वे अभिक्रिया जो संपन्न होने में या तो घंटे, दिन या वर्षों का समय लगाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, यहाँ पर Fe ऑक्सीजन के साथ में यानी जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो जंग का निर्माण हो जाता है। जंग का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, Fe2O3.3H2O। आगे देख लेते हैं हम लोग आगे की अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl अम्ल है और NaOH क्षार है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, NaCl यानी कि लवण और H2O जल बना रहे हैं। पूछा जा सकता है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया, तो वो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे हम लोग देख लेते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनता है वो उसी समय उत्पाद से वापस क्रियाकारक का निर्माण भी हो सकता है। यानी ये जो अभिक्रिया होती है यहाँ से यहाँ चलेगी और यहाँ से यहाँ चलेगी, दोनों दिशाओं में चलती है। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे कि N2 और H2 ये यहाँ से यहाँ में परिवर्तित हो गया, कुछ समय बाद अगर इनमें कुछ रासायनिक चेंजेस हुए तो इनमें हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वापस रिलीज, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगेन से वापस इसमें रिलीज हम लोग कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। जब क्रियाकारक से उत्पाद बनता है लेकिन उत्पाद से जब वापस क्रियाकारक नहीं बनता है तो इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 हो गया, CH4 ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो CO2 और H2O बनता है, लेकिन वापस CO2 और H2O से वापस ऑक्सीजन और CH4 प्राप्त नहीं होती है, तो ये अनुत्क्रमणीय होती है। ये अभिक्रिया केवल और केवल एक दिशा में चलती है और इस तरीके की अभिक्रिया जो होती है वो दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलती है इसलिए दोनों तरफ तीर का निशान है, एक दिशा में चलती है इसलिए केवल एक तरफ तीर का निशान है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि संक्षारण क्या होता है, जो आप लोगों के NCERT की बुक में दिया हुआ है और ये जो चैप्टर है ना इसी चैप्टर के साथ में इंक्लूड है, इसीलिए इसी के साथ में मैंने इसको इंक्लूड किया है। संक्षारण क्या होता है, अनेक धातुएं वायु और जल से प्रभावित होती है और अपने ऊपर एक अन्य आवरण का निर्माण कर लेती है, उसको हम लोग संक्षारण बोलते हैं। जैसे कि लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है जिसको जंग बोलते हैं। जंग का सूत्र हम लोगों ने देखा था पहले भी और अभी देख रहे हैं, Fe2O3 पॉइंट में 3H2O बनते हैं और कई बार जल के ज्यादा अणु भी बन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर केवल X लिखा है। कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है जिसको कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, यानी कि CuCO3। आगे देख लेते हैं, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है जिसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, Ag2S बोलते हैं। एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 की परत बन जाती है जो धातु को संक्षारित नहीं होने देती। यानी कि ये जो है वो लाभदायक बात होती है कि एल्यूमिनियम के ऊपर अगर कोई परत चढ़ जाती है तो वो उसके लिए लाभदायक होती है, उसको खराब नहीं होने देती है, उसको हेल्प करती है, उसको बचाती है। आगे देख लेते हैं कि संक्षारण को रोकने के लिए धातुओं के ऊपर तेल लगाना, पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, यशत लेपन यानी जिंक का लेपन आदि करते हैं। आगे देख लेते हैं विकृत गंधिता क्या होती है, कि वसा युक्त यानी कि जो ऑयली चीजें होती है या तेल युक्त खाद्य सामग्री होती है वो लंबे समय तक रखते हैं तब तेल व वसा क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं और विकृत गंधी हो जाते हैं जिससे उनका स्वाद और उनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए जब चिप्स की जो पैकेट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो लेज वगैरह के पैकेट होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, उसके अंदर वो फुला हुआ रहता है पाउच। पाउच फुला हुआ क्यों रहता है, क्योंकि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, बहुत कम अक्रिय गैस, कम सक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, गैस का उपयोग करते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण न हो, ताकि उसका ऑक्सीकरण
न हो। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक जिसको हम लोग कैटलिस्ट भी बोलते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जो हो रही है, तो उसमें कोई एक अन्य तत्व जिसकी उपस्थिति आवश्यक है, वो उसकी उपस्थिति में बहुत अच्छी से होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑब्वियसली हम लोगों को जैसे भोजन बनाता है पेड़ पौधे, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए जो है वो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो उसमें अगर सूर्य की उपस्थिति रहती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, तो अभिक्रिया फास्ट होती है, अच्छे से हो पाती है, प्रॉपर तरीके से हो पाती है। अब सूर्य का प्रकाश खुद उसमें रोल नहीं होता है, वो स्वयं जो उत्प्रेरक होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो वही उत्प्रेरक होते हैं। जैसे वनस्पति तेल के हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं निकल की उपस्थिति में। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में निकल का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन निकल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाते हैं जिसमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। और जो बीच में लिखा जाता है वो हमेशा उत्प्रेरक होता है। Na को निकल से प्रदर्शित करते हैं, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? सबसे पहला आता है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब होता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं कार्य नहीं करते हैं लेकिन उसके जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता होता है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करता है, और किसकी उपस्थिति में? Fe और MO की उपस्थिति में। यहाँ Fe की उपस्थिति तो चाहिए NH3 यानी अमोनिया बनने के लिए, लेकिन Fe और MO दोनों क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। MO की उपस्थिति में Fe और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। आगे देख लेते हैं वनस्पति तेल जो हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करता है Ni और Cu यानी निकल और कॉपर की उपस्थिति में, जो वनस्पति घी बनाता है। और Ni और Cu ये दोनों क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक होते हैं। और यानी कि जो ये Ni है वो उत्प्रेरक है और Cu जो है वो वर्धक है। दूसरा देख लेते हैं उत्प्रेरक विष क्या होता है? जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, NH3 यानी अमोनिया बनाते हैं Fe और CO की उपस्थिति में। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड Fe की क्रियाशीलता को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, ताकि अभिक्रिया धीमी गति से हो। आगे देख लेते हैं हम लोग उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं। उत्प्रेरक का गुण क्या है? उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी ये केवल इसकी स्पीड में चेंज करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उत्प्रेरक एक निश्चित तापमान पर क्रियाशील रहते हैं, ताप बदलने पर इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक जो समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं वाला जो भी टॉपिक था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ और नोट्स के लिए इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।